हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसे चल रही हो जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेरनियो? आज जिसका आप सबको इंतजार था, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का वन शॉट में करने वाला हूं इन जस्ट 20 मिनट्स। हाँ, सही सुना आपने, 20 मिनट्स में। अब ये सर 20 मिनट्स में क्यों है? क्योंकि ये एक एग्जाम ओरिएंटेड वन शॉट है। यानी कि एनसीईआरटी में आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक है वो मैं आज डिफाइन करूंगा। टॉपिक्स के सारे डेफिनेशंस बताऊंगा, सारे डेरिवेशंस करूंगा, सारे फॉर्मूलास आपको बताऊंगा, सब कुछ करूंगा जो आपके सिलेबस में है। किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए मैं डीप में नहीं जाऊंगा इस सेशन में। अगर डीप में आपको चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वन शॉट फॉर ऑल चैप्टर्स ऑल सब्जेक्ट्स का एक लिंक दिया होगा, उसमें क्लिक करके आप इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो देख सकते हो। 3 घंटे का प्रॉपर वीडियो है वो, जहां पे हर एक टॉपिक इतना डीप में मैंने पढ़ाया है कि आपको 12th ग्रेड तक, यानी कि पूरे आपके कॉलेज लाइफ टाइम तक आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कोई भी कोई सवाल पूछ लेगा आपको पता होगा। ठीक है, तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपका जब एग्जामिनेशन हो, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, फर्स्ट टर्म हो, मिड टर्म हो, प्री बोर्ड हो या फाइनल एग्जामिनेशन हो, उन एग्जामिनेशन के पहले इस वीडियो को आप 2x में देखें और 10 मिनट के अंदर पूरा इलेक्ट्रिसिटी का डेरिवेशन, फॉर्मूला और सारे डेफिनेशंस समझ पाए झटके से। ये मेरा इस सेशन से इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस भी यही है। तो आई होप आपका पूरा सपोर्ट रहेगा। अगर है तो सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ऑल दी बेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू गाइस। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई इस पूरे चैप्टर की शुरुआत होती है विद अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज चार्ज। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि सर ये चार्ज क्या होता है। ठीक है, चार्ज क्या होता है आपके सिलेबस में है नहीं वैसे, बट ऐसे समझ लो कि यार इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सी चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है ना। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर मान लो मैं इस इलेक्ट्रॉन को डाल दूंगा एक ऐसे जगह पर जहां पर एक जगह पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, मान लो एक जगह पर मैंने पॉजिटिव खंबा रख दिया है, दूसरी तरफ में नेगेटिव खंबा, ठीक है, और मैंने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा तो किस तरफ जाएगा, आप बोलोगे सीधा वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज होती है। ये प्रॉपर्टी एक मैटर की जो ये बताता है कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेव करता है, वो प्रॉपर्टी उस मटेरियल की कही जाती है चार्ज। ठीक है, सिंपल सी भाषा। तो भाई प्रोटॉन कौन सा चार्ज होगा? प्रोटॉन को मैं डालूंगा तो सीधा नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो आप बोलोगे प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है। मान लो मैंने न्यूट्रॉन डाला, न्यूट्रॉन आया, कुछ नहीं हो रहा, तो आप बोलोगे न्यूट्रॉन में कोई चार्ज ही नहीं है, वो न्यूट्रल है, इसलिए उसका नाम न्यूट्रॉन भी है। तो ये होता है एक चार्ज। अब एक बॉडी में कितनी चार्ज है आप कैसे पता लगा सकते हो? जैसे एक वायर है, वायर में कितनी चार्ज है, मेरे अंदर कितनी चार्ज है, आपके अंदर कितनी चार्ज है, कैसे निकालोगे? तो उसका एक फॉर्मूला होता है। देखो, क्यू को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है N इंटू E, जहां पे N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट बॉडी और इन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एंड E इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या है भाई? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और ये वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 1 पॉइंट कितना होता है? हाँ, 1.67 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स। 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम, 6 नहीं, 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो 10⁻6 प्लस 10⁻6, हाँ ना सर वही था, नहीं, 10⁻19 कूलम। ठीक है बेटा, तो यानी कि मान लो अगर एक वायर के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा? आप क्या करोगे? Q इज इक्वल टू 10 इंटू इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपकी वैल्यू आ गई। अभिषेक सर के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या करोगे? 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आपके अंदर 30 इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या करोगे? 30 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आपको किसी बॉडी का, किसी मैटर का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है उस बॉडी में, तो आप उसके ऊपर का चार्ज निकाल सकते हो। ठीक है, और चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट होता है कूलम, क्योंकि कूलम थे हमारे वो साइंटिस्ट जिन्होंने चार्ज के ऊपर बहुत काम किया है। ठीक है, तो कूलम होता है आपके चार्ज का ऐसा यूनिट, और इसको C से डिनोट करते हैं, कैपिटल C से। ठीक है, तो ये हो गई चार्ज की बात। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं द सेकेंड कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब यही चार्ज आपके एक, मान लो एक वायर आपने ले लिया, ठीक है, आपने एक वायर ले लिया, जब यही चार्ज एक एंड ऑफ द वायर से दूसरे एंड ऑफ द वायर तक दौड़ती है ना, यानी कि जब सारे चार्ज मिलकर एक जगह से दूसरी जगह में एक डायरेक्शन में जाती है, आपको वो इलेक्ट्रिसिटी देता है, इलेक्ट्रिक करंट देता है। इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं।
फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई हर सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, उतना ही ज्यादा करंट होगा। जितना कम चार्ज फ्लो होगा उतना ही कम करंट होगा। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि हर सेकंड में कितनी चार्ज। तो डेफिनेशन होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। उसको मैं अगर मैथमेटिक्स में लिखूं तो क्या लिखूंगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे आपके 9th ग्रेड में होती थी व्हाट इज वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वैसे ही यहां पर होता है इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो रेट का मतलब हो गया डिवाइड बाय टी होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब क्यू होता है, एंड दैट इज योर करंट। करंट को आई से डिनोट किया जाता है, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब इस हिसाब में इस फॉर्मूला से आपके करंट का ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए? सर चार्ज का होता है कूलम, टाइम का होता है सेकंड, तो करंट का होना चाहिए कूलम पर सेकंड, लेकिन कूलम पर सेकंड है नहीं, इसको हम कहते हैं एम्पियर्स। ठीक है, एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड। ठीक है, वो भी एक बोर्ड एग्जामिनेशन का सवाल है, लेकिन हम एम्पियर कहते हैं क्योंकि अगेन इलेक्ट्रिक करंट का योगदान बहुत ज्यादा दिया था एंड्रे एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए हम उनके नाम पे उसका एसआई यूनिट रखा हुआ है। ठीक है, और करंट को हम मेजर करते हैं एमीटर के थ्रू। एमीटर का इस्तेमाल होता है करंट का मेजरमेंट के लिए। ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट। अब आगे बढ़ते हैं टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा ना कि सर ये चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह जाते क्यों हैं? क्योंकि आप उन्हें धक्का मारते हो, आप उनको बोलते हो यहां से वहां जाना है, आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो। समझ में आ गई बात? तो वही चीज यहां पर होता है। मान लो कि आपके सामने एक वायर है, उस वायर में अगर जैसे आपने एक बैटरी लगा दी, बैटरी का काम यही होता है कि वो चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह पे धक्का मारे आपके सर्किट में। ठीक है, इस धक्के को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि बैटरी ने हर एक चार्ज पे कितना काम किया है एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, जो मैंने अभी वर्बली बोला इसको हम फॉर्मूला में लेके देखें। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वोल्टेज भी कहते हैं कॉमन भाषा में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे मैंने क्या कहा, बैटरी जितनी काम करती है, कितना काम करता है, वर्क करता है वो हर चार्ज पे, तो पर यूनिट चार्ज W/Q आपकी फॉर्मूला हो जाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब इस फॉर्मूला के थ्रू आपका ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए? सर वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल्स और चार्ज का होता है कूलम। जूल्स पर कूलम होना चाहिए, लेकिन जूल्स पर कूलम कहते नहीं है, हम कहते हैं कि इसका ऐसा यूनिट है वोल्ट, VOLT वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज है तो वोल्ट। ठीक है, लेकिन ये वोल्टेज और वोल्ट दोनों कहां से आया? इसमें सबसे ज्यादा योगदान दिया था जिन साइंटिस्ट का नाम था अलेक्सेंड्रो वोल्टा ने, अलेक्सेंड्रो वोल्टा, तो उनके नाम से एसआई यूनिट और वोल्टेज नाम आया है। बट वोल्ट इज इंडिकेटेड बाय जूल्स पर कूलम ओनली, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम मेजर कैसे करते हैं? एक वोल्ट मीटर के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को, बच्चों को यहीं पे होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। एक काम करते हैं, मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से समझाता हूं। मान लो मैं आपको पूछ रहा हूं कि यार ये मान लो एक क्या कहते हैं बैंगलोर है, ठीक है, और यहां चेन्नई है, मान लो ऐसा। मेरा सवाल आपसे है कि भाई बैंगलोर में मान लो अगर 100 पास्कल का प्रेशर है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर तो जानते हो 9th ग्रेड पढ़ा होगा, तो 100 पास्कल का प्रेशर है, और यहां पर मान लो 50 पास्कल का प्रेशर है चेन्नई में। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों जगहों के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना हुआ, तो आप क्या बताओगे? आप बोलोगे सर 100 पास्कल वहां पे, 50 पास्कल यहां पर है, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लो, 100 - 50, 50 पास्कल का प्रेशर डिफरेंस है। सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं कि मान लो यार यहां पर बैंगलोर में 100 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और यहां पर 50 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो बैंगलोर और चेन्नई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? वही सेम चीज करना है आपको, 100 वोल्ट - 50 वोल्ट करना है, 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। दैट इज ऑल इट इज। पोटेंशियल डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस जैसा होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रेशर डिफरेंस को डिफाइन करो, आप क्या कहोगे? यार दो जगहों के बीच में डिफरेंस इन प्रेशर कितना है। वैसे ही जो जगहों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, वही पोटेंशियल डिफरेंस होती है, बात खत्म। इसमें और कंफ्यूज बिल्कुल मत होना,
क्या प्रेशर डिफरेंस का कोई ऐसा यूनिट और होगा? नहीं, पास्कल ही होगा। वैसे पोटेंशियल डिफरेंस का भी ऐसा यूनिट वोल्ट ही होगा। देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो सेपरेट फॉर्मूला, नथिंग। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे, डराएंगे आपको, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ओम्स लॉ। अब इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ये जानने के लिए सिर्फ कॉमन सेंस की जरूरत है। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पास एक 5 वोल्ट की बैटरी है और फिर आपके पास एक 20 वोल्ट की बैटरी है, इन दोनों वोल्ट की बैटरी को आप जिस वायर में लगाओगे, ज्यादा करंट कहां पे मिलेगा आपको? आप बोलोगे ऑफ कोर्स से बात है सर, 20 वोल्ट की बैटरी ज्यादा करंट देगी। इसमें कॉमन सेंस की जरूरत होती है, हमें ओम की जरूरत नहीं थी। बट जॉर्ज ओम ने हमें ये लॉ बताया सबसे पहले कि जैसे सर्किट में, आपके जो सर्किट में करंट होता है, वो आपके सर्किट में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। That is, the current flowing in a circuit is directly proportional to the potential difference applied across the circuit if the temperature and the material of the body remains constant. ये ओम्स लॉ का डेफिनेशन है, 2 मार्क के लिए आता है, फिर 1 मार्क के लिए डेरिवेशन आता है। V प्रोपोर्शनल I हो गया, इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को बाहर निकालते हैं, इसको लिखते हैं V इज इक्वल टू I, और R हो गया आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस फॉर्मूला को हम कहते हैं ओम्स लॉ। V हो गया वोल्टेज, I हो गया करंट। अब ये R क्या है सर? ठीक है, R आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लेकिन इसको आप कुछ भी लिख सकते थे, आपने R ही क्यों लिखा? अभी सारे बच्चे स्पैम करेंगे सर R तो रेजिस्टेंस होता है, लेकिन रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं? हम इसको समझते हैं इसी फॉर्मूला से, लेकिन ओम्स का डेफिनेशन यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला को उठाते हैं और देखते हैं कि यार मान लो V इज इक्वल टू IR है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, मान लो कि वोल्टेज कांस्टेंट है, तो I बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। I बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही कम करंट होगा, जितना ही R कम होगा उतना ही I ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और करंट को बढ़ने से कौन रोकता है? ये R रोकता है। तो जो चीज को बढ़ने से कोई रोके उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, है ना? ये मेरे को रेजिस्ट कर रहा है आगे बढ़ने से, आप बहुत रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो मेरी जिंदगी में, होता रहता है, तो इसलिए हम उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, इसलिए हम उसको R से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ओम्स लॉ और ये था आपका फॉर्मूला डेरिवेशन। बात खत्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट कि रेजिस्टेंस क्या होता है, वो नेक्स्ट टॉपिक है। ये रेजिस्टेंस होता क्या है? वही जो हमें कहा आपसे कि भाई वो आगे बढ़ने में, करंट को आगे बढ़ने से रोकता है। हमें ये समझना है कि सर जी रोकता कैसे है, ये भी समझ ले यार। करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो मान लो ये आपका कंडक्टर है या वायर है। वायर में देखो ये जो फिक्स्ड चीजें हैं वो क्या है? वो एटम्स है ना, क्योंकि एक वायर एक सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, सॉलिड स्ट्रक्चर के एटम्स फिक्स्ड होते हैं, जैम पैक्ड होते हैं, से वाइब्रेट करते हैं वो। अब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में फ्री, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास आंखें तो नहीं होती हैं, अंधे होते हैं वो। तो जब आपने बैटरी लगा दी, जब भी आपने बैटरी लगा दी एक क्या कहते हैं आपके वायर के अक्रॉस, तो सारे इलेक्ट्रॉन, सारे चार्जेस एक एंड से दूसरे एंड में दौड़ने लगे। लेकिन भाई उनके पास आंखें तो है नहीं, तो फिर वो टकराएंगे नहीं एक दूसरे से, है कि नहीं? सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ भाग रहे हैं, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एक तरफ भाग रहे हैं, तो टकराएंगे नहीं क्या? वो एक दूसरे से भी टकराएंगे, वो आपके एटम से भी टकराएंगे। तो होगा क्या कि आपके इलेक्ट्रॉन को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन या तो फिर ऐसे ऐसे गैप से जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन ऐसे टकरा टकरा के टकरा 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 के आगे जा रहा है ना? कोलिजन्स हो रही हैं इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से आपका करंट का फ्लो कम हो जाता है। इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ सिंपल भाषा में? कोलिजन्स। ठीक है, अब रेजिस्टेंस को एक सर्किट में आप ऊपर नीचे कर सकते हो। कैसे? भाई कोलिजन्स को बढ़ाओ, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, कोलिजन को कम करो, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। कैसे? वो भी देख लेते हैं। जैसे ही आप सर्किट में लेंथ को बढ़ाओगे, वायर का लेंथ जैसे बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दूर सफर करना पड़ेगा, तो ज्यादा कोलिजन्स होंगे, तो वो आपकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। लेंथ ऑफ वायर को छोटा कर दिया तो भाई रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। वहीं एरिया ऑफ द वायर की बात करते हैं, अगर मैंने वायर को मोटा बनाया, तो मेरे इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा स्पेस होता है, ज्यादा फ्री स्पेस होता है, कि भाई हो सकता है कि कुछ एटम्स मिस हो जाए क्योंकि जगह ज्यादा है। यहाँ पर एक बंद कमरे में 10 लोग होंगे और एक ही बंद कमरे में 50 लोग होंगे, तो ज्यादा स्पेस आपको 10 लोग वाले में मिलेगा। करेक्ट है? ठीक है। और अगर आपने एरिया कम कर दिया तो भाई चीजें सिकुड़ गई, एटम्स और पास आ गए, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कोलाइड करेंगे। ठीक है, और वैसे ही अब आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर के मामले में थोड़ी देर बाद आते हैं, लेकिन पहले हम ये कर लेते हैं। ठीक है,
सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेजिस्टेंस। सबसे पहले हमने कहा लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो यानी कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एरिया बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी क्योंकि ज्यादा जगह मिल रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो हमें मिलेगा आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, और प्रोपोर्शनलिटी सिंबल बाहर निकाल दो तो फिर आपके सामने आ गया आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये रो क्या है, इसको हम रो लिखते हैं आर एच ओ, और इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाता है रेजिस्टेंस का, और इसके ऊपर आपको बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, सवाल जो आते हैं मैं आपको सेशन के एंड में एक तरफा एक ही साथ बता देता हूँ, टॉपिक बाय टॉपिक रिवीजन भी हो जाएगा। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है, और रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओम। ये होता है सिंबल। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, सिंबल भी हो गया, एसआई यूनिट भी हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है सर जी, अब ये रेजिस्टिविटी क्या चीज होती है? या देखो, एक वायर को आप बैटरी से कनेक्ट करो ना करो, ठीक है, एक वायर को आप बैटरी से कनेक्ट करो ना करो, उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही है ना। तो बिना बैटरी से कनेक्ट किए, बिना इलेक्ट्रिक करंट के, तब भी ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराएंगे, क्योंकि घूम तो रहे वो एक जगह टिके नहीं है, वो दूसरे एटम से भी टकराएंगे। तो बेसिकली हर एक मटेरियल के अंदर नेचुरली कोलिजन्स हो रही हैं, यानी कि हर एक मटेरियल के अंदर नेचुरल रेजिस्टेंस है, अपने अपने नेचुरल रेजिस्टेंस है। जैसे आपके अंदर अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज हैं, आइडियाज है, सब कुछ है, वैसे ही इनर्शिया भी है, जैसे 9th में पढ़ा था, वैसे ही हर एक मटेरियल के अंदर अपना अपना रेजिस्टेंस भी है। उस अपने रेजिस्टेंस को, उस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को, उस नेचुरल रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल कहते हैं। ये रेजिस्टिविटी मटेरियल के साथ बदल सकती है, लेकिन भाई आपके कद और मोटे हो जाने से आपकी आवाज नहीं बदल सकती, आपके आइडियाज नहीं बदल सकते। वैसे ही आपके मटेरियल के लंबे छोटे मोटे नाटे होने से रेजिस्टिविटी नहीं बदल सकती। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप, वेयरएज रेजिस्टेंस कैन चेंज बेस्ड ऑन लेंथ एंड एरिया। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट निकाल के दिखाओ। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होता है रेजिस्टिविटी का? भाई इसी फॉर्मूला से निकालते हैं। रो के लिए फॉर्मूला बनाते हैं, रो बिकम्स ए ऊपर गया आर इंटू ए अपॉन एल हो गया फॉर्मूला। रेजिस्टेंस क्या है? ओम। एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर। लेंथ क्या है? मीटर। मीटर और स्क्वायर कट गया तो आया ओम मीटर। ओम मीटर बिकम्स द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। कूल है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि यार नेचर ऑफ द मटेरियल कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टिविटी, मटेरियल बदल जाएगा, रेजिस्टिविटी बदल जाएगी, रेजिस्टेंस बदल जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर कैसे बदलता है? यार जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी मटेरियल का, होता क्या है, वो मटेरियल पिघलने लगता है ना? पिघलता है कि नहीं? और पिघलता है तो छोड़ भी दो भाई, जब आप चीज़ को जलाते हो तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस बॉडी के, उस मैटर के, और क्या कहते हैं, एटम्स जो होते हैं, वो सारे हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, मतलब बहुत एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर ले। जैसे अगर आप बहुत खा लो तो मोटे हो जाओ, आपको लगे दौड़ के कम करते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन भी भाई उस सारे एनर्जी को स्पेंड कर देना चाहता है, तो तेजी से दौड़ने लगता है, स्पीड बढ़ जाती है अचानक से। तो जैसे स्पीड बढ़ गई इलेक्ट्रॉन्स की गर्मी की वजह से और कोलिजन्स हुए, तो टेम्परेचर के बढ़ने से भी रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाता है, टेम्परेचर कम होने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने डिफाइन कर लिया। अब दो और तरीके हैं रेजिस्टेंस को कम करने का। मान लो कि पूरे सर्किट में अगर मुझे रेजिस्टेंस कम करना है और लेंथ और एरिया नहीं बढ़ा सकता हूं मैं, तो ये आता है तरीका। ठीक है, तो दो तरीकों से आप रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर सकते हो। रेजिस्टर्स क्या होते हैं? रेजिस्टर्स का सिंबल ये देख लो, ये है एक रेजिस्टर। रेजिस्टर जो हार्ट बीट होती है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, रेजिस्टर्स का काम होता है रेजिस्टेंस देना, बैटरी का काम होता है वोल्टेज देना, वायर का काम होता है करंट दौड़ाना, स्विच का काम होता है करंट चालू करना, वैसे रेजिस्टर का काम होता है रेजिस्टेंस देना। ठीक है, अब अगर आपने रेजिस्टर्स को एक के बाद एक कनेक्ट किया है, उसको हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं, और अगर आपने रेजिस्टर्स को एक के ऊपर कनेक्ट किया है, उसको हम पैरेलल कनेक्शन देते हैं। देखो पैरेलल लग भी रहा है ना, पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। अब सीरीज कनेक्शन में आपको याद रखना है कि करंट सीरीज कनेक्शन में कांस्टेंट होती है हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस, और वोल्टेज जो है आपकी बैटरी की वोल्टेज मान लो 10 वोल्ट है, इन सारे रेजिस्टर्स में बढ़ जाती है, 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट करके बढ़ जाएगी। जितने भी रेजिस्टर सब में बढ़ जाएगी इक्वली, डिपेंड्स अपॉन कि रेजिस्टर कितना, रेजिस्टेंस सेम है तो इक्वली बढ़ेगी, रेजिस्टेंस सेम नहीं है तो रेजिस्टेंस के हिसाब से बढ़ेगी। ठीक है, वही पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। यहाँ पे करंट कांस्टेंट है, वहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। करंट मान लो यहाँ पे 10 एम्पियर का है, तो हर वायर में अलग अलग करंट दौड़ते जाती है। ठीक है, और वोल्टेज लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा।
अब इनके फॉर्मूलाज का डेरिवेशन है वो मैं यहां पे करता हूं, सब लोग प्लीज नोट डाउन करें, ठीक है। पहले मैं सीरीज करता हूं, बस आपको इतना याद रखना है कि भाई इसमें डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है। भाई आपका बैटरी का वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे जितने भी रेजिस्टर्स है उस सब में बढ़ जाती है। रजिस्टर 1 का वोल्टेज V1, रजिस्टर 2 का वोल्टेज V2 ऐसे बढ़ जाती है। अब ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ होता है IR। V1 के बदले में लिखूंगा I1R1, V2 के बदले में लिखूंगा I2R2, V3 के बदले में लिखूंगा I3R3। अब हमें पता है कि भाई करंट तो हर रेजिस्टर में कांस्टेंट होता है, तो करंट तो कांस्टेंट, तो सारे करंट सेम है, कट गए सब कट गए, क्या बचा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया आपका 1.5 मार्क का डेरिवेशन। सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो भाई ये रेजिस्टर मान लो 10 का है, ये भी 10 का, ये भी 10 का है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? 10 प्लस 10 प्लस 10 30, खत्म। अब बात आती है पैरेलल की। पैरेलल में क्या बढ़ जाता है भाई? करंट बढ़ जाता है। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, करंट बढ़ गया। अब ओम्स लॉ क्या कहता है? अगेन दोबारा V अपॉन R, V1 अपॉन R1, V2 अपॉन R2, ठीक है, V3 अपॉन R3। अब पता है हमें कि वोल्टेज कांस्टेंट होती है, सारी 20 कट गए, बचा क्या? 1 अपॉन R पैरेलल कनेक्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हो जाता है आपका पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला, 1.5 मार्क का न्यू डेरिवेशन, टोटल 3 मार्क का डेरिवेशन, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन में आप रेसिप्रोकेट करके ऐड करते हो, ठीक है। तो ये एग्जांपल लेते हैं, मान लो 3 रजिस्टर यहां पर है, 3 रजिस्टर यहां पर है, 10 10 और 10 के, तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 10 प्लस 10 प्लस 10 30 ओम्स। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 कितना होता है भाई? 3/10, ठीक है, 3/10। 3/10 हो गया आपका 1 अपॉन RP। तो फिर RP कितना होता है? आपको रेसिप्रोकेट करना भूलना नहीं, वार्निंग दे रहा हूँ यहाँ पे, रेसिप्रोकेट करना। तो 10/3 हो गया, 10/3 मतलब 3.33 ओम्स। तो आप देखोगे पैरेलल कनेक्शन में सेम रेजिस्टर इस्तेमाल कर भी आपका टोटल रेजिस्टेंस कम आता है। सीरीज कनेक्शन में सेम रेजिस्टर इस्तेमाल करके रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आता है। तो सीरीज कनेक्शन इस्तेमाल वहां पे होता है जहां पे आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए होती है और मिनिमम करंट चाहिए होती है, और पैरेलल कनेक्शन इस्तेमाल वहां पे होता है जहां पे आपको मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए होती है और मैक्सिमम करंट चाहिए होता है। इसलिए हम सबके घर में भी पैरेलल कनेक्शन लगाया जाता है क्योंकि आपको करंट ज्यादा चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपके सीरीज और पैरेलल सिनेरियो। अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच इज नथिंग एल्स बट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जल्दी समझते हैं कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। हमारे जूल मामा ने, वही वर्क वाले जूल भैया ने, एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो आप कि यार देखो, आप जब चार्जर कनेक्ट करते हो तो गर्म हो जाता है वो, 22 मिनट्स हो गए, ओए होए जल्दी जल्दी खत्म बताऊं, ठीक है। तो जैसे आप चार्जर लगाते हो किसी में, फोन को चार्ज करने में, लैपटॉप चार्ज करने में, तो गर्म हो जाता है वो गर्म कितना होता है, क्यों होता है, समझते हैं। अब ये हीटिंग इफेक्ट होती क्यों है? जैसा मैंने कहा था कि जैसे आपने बैटरी जोड़ी वायर में, सारे इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हुए आए, वो टकराते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं भाई एटम से, तो टकराते हैं तो होता क्या है? देखो बार बार अपने हाथ पर आप ऐसे टकराते रहोगे तो अचानक से ये वाला पार्ट आपका हाथ का गर्म हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से। तो मान लो अगर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दूसरे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से टकरा रहे हैं और दूसरे मिलियंस ऑफ एटम से टकरा रहे हैं मिलियंस ऑफ टाइम्स, तो कितनी गर्मी पैदा होगी? वो गर्मी होती है आपकी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वही वजह से आपका चार्जर गर्म होता है, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी होगी? आपके जूल भैया ने कहा कि भाई साहब देखो, हीट जनरेटेड इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ऑफ कोर्स जितना करंट पैदा होगा उतना चार्जेस उतने होंगे, उतना ही कोलिशन होगा। हीट इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। जितना रेजिस्टेंस होगा उतना कोलिशन होगा, उतनी गर्मी पैदा होगी। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम द करंट फ्लोस इन द सर्किट। ऑफ कोर्स सही बात है भाई, जितना देर वो कोलिशन होती है उतनी गर्मी बढ़ती रहेगी। तो वही बात है, एक बल्ब को आप 1 घंटा ऑन रखो, 10 घंटे ऑन रखो, बल्ब बहुत गर्म हो जाती है, करेक्ट। इन सबको कंबाइन करोगे तो आपके सामने फॉर्मूला आ जाएगा H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। इसको हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, ऑलमोस्ट आखिरी टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। आपने 9th ग्रेड में पढ़ा हुआ है वर्क एनर्जी एंड पावर कॉन्सेप्ट में। पावर क्या होता है? पावर इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन टाइम, वही होती है पावर, करेक्ट है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, या तो आप बोल सकते हो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। यही यहां पर भी है, इलेक्ट्रिक पावर इज ऑल्सो वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, देयर इज नथिंग डिफरेंस, इतना ही डिफरेंस है। वर्क हम यहां पे कह रहे हैं चार्जेस के ऊपर और एनर्जी हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट्स द ओनली डिफरेंस। वहां पर मैकेनिकल एनर्जी होती है, यहां पर ऐसा नहीं है। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। लेकिन यार ये वर्क डन तो कोई देखा देखा लग रहा है ना। हाँ,
हमारे V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू में वर्क डन था, तो W इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ V इंटू क्यू लिख सकता हूँ ना भाई, तो डाल दो उसके बदले, तो क्या बन जाएगा, वर्क डन के बदले में लिखूंगा मैं V इंटू क्यू अपॉन टी, लिख दिया। यार ये Q अपॉन टी भी कहीं देखा लग रहा है, सिंस Q अपॉन टी इज इक्वल टू करंट I, मेरा फॉर्मूला यहाँ पे VI भी बन सकता है। हाँ अच्छा, व्हाट इफ आई पुट ओम्स लॉ हियर, अगर मैं V के बदले IR डाल दूं तो क्या होगा, P इज इक्वल टू, एक I ऑलरेडी है वो आया गया तो I स्क्वायर R। व्हाट इफ मैंने दोबारा ओम्स लॉ डाल दिया, मान लो I इज इक्वल टू V अपॉन R करके मैंने डाल दिया तो क्या आएगा, P इज इक्वल टू I स्क्वायर हो जाए तो V स्क्वायर R स्क्वायर, उस R स्क्वायर में से ये R कट गया तो बचा क्या, V स्क्वायर अपॉन R। तो आपके सामने पावर के 6 फॉर्मूलाज आ जाते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है VI वाला फॉर्मूला, I स्क्वायर R वाला फॉर्मूला, V स्क्वायर अपॉन R वाला फॉर्मूला। इसमें आपको एक और कंफ्यूजन होगा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर इस फॉर्मूला में पावर रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस फॉर्मूला में पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्चुअली है क्या यार, देखो अगर करंट कांस्टेंट है सर्किट में तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है सर्किट में, करंट नहीं, तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस बात को याद रखिएगा, लेकिन दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल करने पे आपको जवाब सेम आना चाहिए। ठीक है, थियोरेटिकली बता दिया, ये भी बता दिया मैंने। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर मैंने मान लो यार यहाँ पे मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं ना, यहाँ पे मैंने बोला हुआ है कि एनर्जी है, तो यार मान लो इस एनर्जी के बदले, एनर्जी क्या होती है, वर्क डन होती है, और यहां पर एनर्जी हीट एनर्जी भी हो सकती है। अगर मैंने मान लो एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे डाल दिया तो आपको क्या मिलेगा, देख ले एक बार। ठीक है, तो चलो यहाँ पे डाल के देखते हैं। अच्छा, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एक बार देख लें, आ जाओ। एनर्जी का हमारा फॉर्मूला होता है, साइड में लिखने की मेरी चाहत है बहुत, यहाँ मौका मिलेगा मेरे को, चलो ठीक है। एनर्जी इस फॉर्मूला से क्या आएगी, एनर्जी की फॉर्मूला आएगी पावर इनटू टाइम। तो पावर के 6 फॉर्मूलाज में अगर मैं यहां पे डाल दूं तो हीट के भी मुझे 6 फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, बस मुझे टाइम से मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, देखो पावर इनटू टाइम है ना, टाइम से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, हीट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। सही है, हीट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ना। ठीक है, यहाँ पे टाइम से मल्टीप्लाई करो, हाँ एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी भाई और क्या होगा, यहाँ पे करोगे तो टी कट गया, वी क्यू टी फर्स्ट फॉर्मूला, वी आई टी सेकेंड फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर टी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वी स्क्वायर अपॉन आर टी एक और फॉर्मूला। तो ये सारे आपके हीट के फॉर्मूलाज भी बन सकते हैं आपके सिर्फ मल्टीप्लाई कर देने से। हीट आपको याद नहीं रखना है, बस टाइम से मल्टीप्लाई कर देना पावर के फॉर्मूलाज को, वो आ जाएगा। ठीक है, आखिरी टॉपिक फॉर टुडे गाइस, व्हिच इज नथिंग एल्स बट कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कैसे निकालते हैं। कमर्शियल यूनिट क्या होता है यार, देखो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, लेकिन उसका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह चीजों के लिए नहीं कर सकते हैं। डिटेल में जानना तो मेरा वन शॉट देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन उसके डेरिवेशन में जो आता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है किलो वॉट आर। अब जैसे किलोमीटर और मीटर में रिलेशन क्या होता है, 1000, मीटर और सेंटीमीटर में 100, वैसे ही सवाल यहां पे आता है भाई किलोवाट आवर और जूल्स में रिलेशन क्या है, निकाल देते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, किलो को वॉट आवर में कन्वर्ट करो, 1 किलो होता है 1000 वॉट आवर, जैसे 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है वैसे। अब आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो 1000, ठीक है, वॉट आवर, तो वॉट इंटू 3600 सेकेंड्स, एक घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। मल्टीप्लाई कर दो इनको, कितना आएगा, 36201230 वॉट सेकेंड, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको पावर के बेसिस में लिख दो, 3.6 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 10 पावर 6 वॉट सेकेंड्स। बढ़िया। अब देखो पावर का यूनिट क्या होता है भाई, वॉट होता है ना, पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। लेकिन इस फॉर्मूला से क्या आएगा भाई, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम है ना, तो इस फॉर्मूला से क्या आएगी ऐसा यूनिट, हमें थोड़ा ध्यान से देखना। यूनिट तो होता है वॉट, WTT वॉट, W करेक्ट है, ये होता है जूल और ये होता है सेकंड, टाइम सेकंड होता है। तो वॉट्स को आप जूल्स पर सेकंड भी लिख सकते हो, जूल्स पर सेकंड भी आप वॉट को लिख सकते हो। तो यहां पर अगर मैं वॉट को जूल्स पर सेकंड लिखूं तो क्या होगा, 3.6 इंटू 10 पर 6, वॉट के बदले मैंने लिखा जूल पर सेकंड, और ये सेकंड ऑलरेडी वहां पर एस लिख दिया। देखो एस और एस कट जाते हैं, आता है 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पर 6 जूल्स। आपको आ गया फॉर्मूला, ये है डेरिवेशन, ये है रिलेशनशिप, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं टू द लास्ट टॉपिक
कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने के सवाल जब आते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें दे दी जाएंगी, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब दे दिया जाएगा। आपको उसका एनर्जी निकालना है, फिर आपको दे दिया जाएगा कि भाई इतने पैसे होते हैं पर यूनिट, उस एनर्जी को यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना, इतना ही है। कैसे? देखो, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल का फॉर्मूला कहीं नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में, कहीं पे नहीं, ये अभिषेक सर का फॉर्मूला, इसको करोगे तो हो जाएगा। अब सारे लोग इसको ही फॉलो करते हैं। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर किलोवाट आवर कितना दिया हुआ है? 5 रुपए, 6 रुपए, जो भी आपको दी हुई सवाल में, इनटू एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर। ठीक है, आपको एनर्जी निकालनी है किलोवाट आवर में, और आपको बस उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना, इतना ही है, कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो गाइस, बहुत बढ़िया। इसी के साथ मैं सेशन यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। बस आप लोगों को ये कह दूं कि भाई आप लोगों के प्रिपरेशन, 10th और 9th के प्रिपरेशन के लिए हमने शॉर्ट्स के चैनल बनाए हुए हैं, पहली बार इन बाई एनी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म इन दिस कंट्री। हमने 60 सेकेंड्स में ये प्रॉमिस दिया आपको कि 60 सेकेंड्स में हम हर एक टॉपिक, सब टॉपिक, सवालों को प्रिपरेशन करवाने के लिए आपके लिए लगे हुए हैं इस साल। तो 9th and 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, एसएससी सबके इंडिविजुअल चैनल्स खुल चुके हैं, जहां पर 60 सेकेंड्स में सिर्फ शॉर्ट्स के थ्रू आपका सिलेबस इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव वे में पूरा करने वाले हैं। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फोड़ते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। मेक श्योर टू स्टे एट होम सेफ एंड स्ट्रांग। Peace, people.